हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जलवा। तो गाइज आप सभी का मैथ का जलवा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम जो है हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +2 का एलिमेंट्स का मैथ। ठीक है, इसका चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बता देता हूँ गाइज कि अनअकैडमी के ऊपर मेरी लाइव क्लासेस चलती है एनडीए की, एयरफोर्स XY की। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री क्लासेस है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। और +2 की लाइव क्लासेस भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी की, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। ग्रुप मिलेगा, उस ग्रुप के अंदर मेरी हर क्लास का लिंक जो है वो आता है। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर ले। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 एलिमेंट्स का। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेफिनेशन की बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। एक सिंपल सी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रो और कॉलम। जो भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, जो भी एलिमेंट्स आपके दिए हैं, जो भी नंबर्स आपको दिए गए हैं, उन नंबर्स को आप अरेंज कर दो रो और कॉलम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंपल है, जैसे मैं आपको नंबर्स दे देता हूं, ये वाले मैंने आपको ये 6 नंबर दे दिए। मैंने बोला है कि इन नंबर्स को आप रो और कॉलम में अरेंज करो। तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? देखो, जैसे फर्स्ट रो में आपने ये 3 नंबर बिठा दिए कि फर्स्ट रो में फर्स्ट बिठा दिया, सेकंड को बिठा दिया और थर्ड को बिठा दिया। सेकंड रो में आप कह देते हैं कि 4, 5, 6 को बिठा देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या बन गई? 2 रो बन गई, एक रो नंबर फर्स्ट और एक रो नंबर सेकंड। और अगर हम बात करें कॉलम्स की तो इस टाइप से कॉलम फर्स्ट, ये फर्स्ट कॉलम हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया और ये थर्ड कॉलम हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इन नंबर्स को, इन एलिमेंट्स को रो और कॉलम में अरेंज कर दिया। तो ये मेरे पास क्या बन गई? ये जो है मेरे पास अब बन गई एक मैट्रिक्स। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल, इससे इजी कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। ठीक है, और दूसरा अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं, देखो आप लोग क्लास के अंदर बैठते हैं, जो आपके बेंचेस लगे होते हैं, क्या वो रैंडम बेंचेस लगे होते हैं? ऐसे होते हैं कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर रोल बनी होती है और एक प्रॉपर कॉलम्स बने होते हैं। अगर एक रो के अंदर 10 बेंच है तो दूसरे के अंदर भी वो बेंच जो है वो आपके 10 ही बेंच होंगे। ठीक है, इस हिसाब से प्रॉपर रो बनी होती है और प्रॉपर कॉलम्स बने होते हैं। तो वो क्या होगी? एक अरेंजमेंट होगी। तो उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर गाइस? सिंपल सी डेफिनेशन। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या मैट्रिक्स को नोटेशन मैट्रिक्स की कैसे लिखेंगे, डिनोट किस चीज के से करेंगे, वो सारी चीजें। मैट्रिक्स को जो है हम कैपिटल लेटर, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल लेटर, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से आप उसको जो है डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एलिमेंट्स की तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, उनको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। और नेक्स्ट एक चीज मैं बता देता हूं, एक सिंपल सी चीज है जिनको बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है उसके अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं गाइस, मैंने एक मैट्रिक्स लिख ली, वही मैट्रिक्स ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर रो कितनी है हमें काउंट करना है। इसके अंदर रो कितनी है? ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। ठीक है, तो रो कितनी है? इसमें 2 रो है, आप यहां लिखो 2। फिर क्रॉस में इसमें कॉलम्स कितने हैं? आप देखो कॉलम्स कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो कितनी कॉलम है इसमें? 3 कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर निकल के आया वो ऑर्डर क्या आया? 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो याद रखना पहले जो है वो रो को लिखा जाता है, नेक्स्ट जो है वो कॉलम्स को लिखा जाता है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले बच्चे रो लिख देते, कॉलम्स लिख देते हैं, फिर रो लिख देते हैं। अगर हम बात करें ऑर्डर की तो ऑर्डर के केस में याद रखना हमेशा पहले रो फिर कॉलम। पहले रो काउंट करो कितनी रो है, फिर क्रॉस में जितने कॉलम्स है उतने। और इनकी अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 6। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर एलिमेंट की बात करें किसी भी मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट है तो आप उसका ऑर्डर देख लो और ऑर्डर की प्रोडक्ट कर दो। 6 है तो इसके अंदर 6 एलिमेंट है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपको काउंट करने हो तो टोटल क्या आ जाएगा? ऐसे ऑर्डर की प्रोडक्ट कर दो। ठीक है, दूसरा कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि बताओ 2 3 एलिमेंट कौन सा है, 1 1 एलिमेंट कौन सा है, 2 1 एलिमेंट कौन सा है, 2 2 एलिमेंट कौन सा है।
तो अगर इस टाइप से है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो हर स्टूडेंट का अपना एक रोल नंबर होता है। क्या ऐसा होता है कि एक ही क्लास के अंदर एक रोल नंबर या 2 रोल नंबर वाले 2 स्टूडेंट हो? ऐसा नहीं होता कि हाँ 15 रोल नंबर के 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं उसका भी 15 रोल नंबर है, उसका भी 15 रोल नंबर है। कभी ऐसा नहीं होता, हर स्टूडेंट का अपना अपना एक रोल नंबर होता है। वैसे ही मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट का अपना अपना रोल नंबर भी होता है। रोल नंबर का मीनिंग क्या है देखिए, मैं बता देता हूं। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। रोल नंबर का मीनिंग है, जैसे मैं एक मैट्रिक्स ले लिया, ये वाला, ये जो एलिमेंट है, ये रो फर्स्ट हो गई और ये रो सेकंड, और ये कॉलम फर्स्ट और ये कॉलम सेकंड। ये जो एलिमेंट है 1 एलिमेंट, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। देख लो यहां क्या है 1 और यहां भी क्या है 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो इसका मतलब इसका एलिमेंट नंबर क्या हो गया 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कहां क्रॉस बन रहा है 1 पे क्रॉस बन रहा है, इसका मतलब इसका रोल नंबर क्या बन गया 1 1। सेकंड जैसे ही आगे 2 पे आया, ये 2 जो है वो रो फर्स्ट के अंदर है लेकिन कॉलम सेकंड में है। तो रो फर्स्ट हमेशा पहले रो लिखा जाएगा फिर कॉलम लिखा जाएगा। तो रो फर्स्ट सेकंड कॉलम कौन सा एलिमेंट है 2 एलिमेंट है। नेक्स्ट अगर मैं 4 पे आऊं तो 4 जो है फर्स्ट कॉलम पे है लेकिन रो कौन से में आ गया 2 रो में, सेकंड रो में है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो आया 4। नेक्स्ट इसकी अगर हम बात करें तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में है तो ये क्या है -1। तो इन सभी का अपना अपना रोल नंबर। आपको ये देखना है कि कौन सी रो कौन से कॉलम में है, तो उसके हिसाब से उसको लिख दो आप, ठीक है। जैसे 1 2 3 0 -1 1 4 5 6। अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, तो ये एलिमेंट जो है आपकी ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, थर्ड रो में है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है वो थर्ड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो ए 3 3 एलिमेंट हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट की, तो ये थर्ड रो के अंदर है लेकिन कॉलम नंबर फर्स्ट में है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो एलिमेंट आया 4, ठीक है। तो सभी एलिमेंट का अपना अपना रोल नंबर होगा, अपनी अपनी पोजीशन होगी, वो किस हिसाब से लिखेंगे इस हिसाब से। क्लियर गाइस सभी स्टूडेंट्स का? किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग जो है अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं, वो 1 बाय 1 करके मैं आप लोगों को बता देता हूं। फर्स्ट टाइप आता है, डेफिनेशन आती है रो मैट्रिक्स। कि रो मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो आपकी 1 हो, कॉलम्स कितने मर्जी हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऑफ रो कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, सिर्फ एक ही एक रो होनी चाहिए उसके अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे ये, इसमें सिर्फ एक ही रो है लेकिन कॉलम्स C1 C2 C3 3 कॉलम है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आया 1 क्रॉस 3, क्योंकि एक रो 3 कॉलम, तो इसको क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है, ठीक है। सेकंड इसमें डेफिनेशन आती है टाइप्स में कॉलम मैट्रिक्स। अब नाम से पता चल रहा है वही, जैसे रो मैट्रिक्स था वैसे कॉलम मैट्रिक्स, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो, रो आपकी कितनी मर्जी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3, सिर्फ और सिर्फ इसमें C1 है, एक ही कॉलम है, देख लो ऐसे, और रो कितनी है ऐसे काउंट करेंगे रो, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, तो ऑर्डर क्या बना 3 क्रॉस 1, तो पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। दोनों डेफिनेशन अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है, आपको पता है रेक्टेंगल कैसा होता है, ये रेक्टेंगल है, इस हिसाब से रेक्टेंगल हमारा होता है।
इस हिसाब से रेक्टेंगल हमारा होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? फॉर एग्जांपल जैसे मैं बता देता हूं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें दो रो हो या दो कॉलम, समझा? जैसे अगर रो 2 है तो कॉलम्स आपके कितने भी हो सकते हैं, अगर कॉलम्स 2 है तो रो आपकी कितनी भी हो सकती है। देखो रो 2 कितनी है, इसमें रो कितनी है? 2, और कॉलम्स कितने? 3, तो 2 क्रॉस 3 ये कौन सी बन गई? एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बन गई। ओके गाइस, ठीक है, क्या बन गई आपकी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यस, दूसरी भाषा में आप कह दो, दूसरी भाषा में कि अगर नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल ना हो, रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ रो और कॉलम, नंबर ऑफ रो अगर नॉट इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, क्लियर गाइस, सिंपल सी। देख लो यहां 2 रो और 3 कॉलम है, इसका मतलब ये क्या है? रेक्टेंगुलर। 2 रो है और 3 कॉलम है, अगर 3 कॉलम 2 रो होते तो भी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती। क्लियर, सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी, डेफिनेशन नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाम से पता चल रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और कॉलम दोनों इक्वल हो। अगर 3 रो है 3 ही कॉलम होने चाहिए, 4 रो है 4 ही कॉलम होने चाहिए, 1 रो है 1 ही कॉलम होना चाहिए, 2 रो है 2 ही कॉलम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, 2 रो है 2 कॉलम है, 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर का है, दोनों इक्वल है तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रो है, R1 R2 और R3, और 3 ही कॉलम है, C1 C2 C3, तो 3 क्रॉस 3 बन गया। तो दोनों रो और कॉलम दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन, सारी की सारी डेफिनेशन बताऊंगा पहले, ठीक है, एक एक डेफिनेशन बताऊंगा क्योंकि डेफिनेशन का बहुत बड़ा रोल है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर होगी देन आगे के क्वेश्चंस भी आपके क्लियर होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को याद रखना, मैं बोल रहा हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं कब? अगर उसके प्रिंसिपल डायगोनल नॉन जीरो हो, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो। प्रिंसिपल डायगोनल मतलब A11 A22 और A33, ये एलिमेंट आपके नॉन जीरो, बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो। ये प्रिंसिपल डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए, पूरा का पूरा प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल इन एलिमेंट्स को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 ये 0 0 0, यहां -1 0 0 0 और ये 3, तो देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो आपका नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब समझते हो? सारे जीरो नहीं होने चाहिए, 2 जीरो हो सकते हैं, मतलब ये देखो ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, मैं पहले बता रहा हूं। प्रिंसिपल डायगोनल ये पूरा होता है, ये पूरा नॉन जीरो, देख लो ये 1 आ गया यहां, तो जीरो तो नहीं है ना, 1 0 0 है, ये 1 0 0 है, तो इसको नॉन जीरो बोलेंगे। जीरो कब होता है? जब तीनों एलिमेंट 0 0 0 होते हैं, ठीक है ना। जब तक तीनों एलिमेंट 0 0 0 नहीं है तब तक उसको नॉन जीरो बोला जाता है। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है। कहीं आप लोग ये सोच लो कि सर ये दोनों तो जीरो है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल डायगोनल की, ठीक है ना। प्रिंसिपल डायगोनल आपका नॉन जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो हैं, ये 3 एलिमेंट और ये 3 एलिमेंट, इसका मतलब ये जो है एक डायगोनल मैट्रिक्स है। और आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डायगोनल 1 2 3। डायगोनल 1 2 3 का मतलब क्या होगा कि डायगोनल के एलिमेंट 1 2 3 है, बाकी सारे जीरो हैं। मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये 1 ये 2 और ये 3, बाकी एलिमेंट जीरो, और ये हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा।
हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि डायगोनल जो होता है वो स्क्वायर का होता है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके गाइस, क्लियर? चलो, नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स को ही स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कब? जब आपके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट सारे सेम हो। फॉर एग्जांपल जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये 3x3 ऑर्डर का हो गया। अगर हम बात करें 2x2 ऑर्डर की तो 2 0 0 2, ये 2x2 की हो गया। ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल, और इसके सारे एलिमेंट सेम है 2 2 2 2 2। जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो और बाकी सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट, इनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट, वो सारे जीरो हो, तो उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्केलर। और इसी में आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम बोल देते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, और जिसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। उसके अंदर क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या बन जाए? 1। फॉर एग्जांपल जैसे अगर 2x2 की बात करें तो 1 0 0 1, 1 अगर हो जाता है तो उसको आइडेंटिटी बोल देते हैं। और ये याद रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स भी होती है, और जो स्केलर मैट्रिक्स होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है। ऐसा कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि एक एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसका मतलब 100% हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स होती है। हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है, और हर स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल होती है। लेकिन इनका कन्वर्स ट्रू नहीं है। यहां से यहां जा सकते हो, यहां से यहां जा सकते हो, यहां से आप डायरेक्ट यहां जा सकते हो, ठीक है, लेकिन बैक नहीं आ सकते। स्केलर मैट्रिक्स को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते, क्योंकि स्केलर में आप 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी, लेकिन आइडेंटिटी में हमेशा 1 1 होता है। डायगोनल को आप आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, डायगोनल को आप स्केलर नहीं बोल सकते, लेकिन आइडेंटिटी को आप डायगोनल बोल सकते हैं, आइडेंटिटी को आप स्केलर बोल सकते हैं, स्केलर को आप डायगोनल बोल सकते हैं। नीचे से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज शायद ही आप लोगों को किसी ने बताई होगी। अगर बताई है तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे को बताना कि आपको ये चीज पता थी, ठीक है, शाबाश। हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से पता चल रहा है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जीरो हों, ऑर्डर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर की वो मैट्रिक्स हो सकती है, उसके सारे एलिमेंट आपके जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम कैपिटल ओ से डिनोट कर लो, जीरो से डिनोट कर लेते हैं जीरो मैट्रिक्स। ओ मान लो या जीरो मान लो, आपकी मर्जी है, जो भी आप कहना चाहें। इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोल देते हैं और जीरो मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। ओके गाइस, ठीक है। और नेक्स्ट एंड लास्ट डेफिनेशन इस एक्सरसाइज की 3.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज कल से स्टार्ट करूंगा, आज मैं सिर्फ डेफिनेशन आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है ना। एक्सरसाइज का वीडियो नेक्स्ट आपको नेक्स्ट में मिलेगा। नेक्स्ट जो वीडियो होगी इससे नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको एक्सरसाइज का 3.1 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की दो मैट्रिक्स जो है वो आपकी इक्वल कब होगी। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मान लेता हूं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और एक मैट्रिक्स बी है, मान लेता हूं 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कब होगी? कंडीशन नंबर फर्स्ट कि ऑर्डर सेम होना चाहिए।
सबसे पहला तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अभी बताऊंगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, आर इक्वल। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब ए के अंदर जो 1 1 एलिमेंट है वो बी के 1 1 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स इक्वल होती है। 1 1 एलिमेंट 1 1 के इक्वल होना चाहिए, 1 2 एलिमेंट 1 2 के इक्वल होना चाहिए, 2 1 एलिमेंट 2 1 के इक्वल होना चाहिए और 2 2 एलिमेंट 2 2 एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, तब भी उन दो मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, 1 2 नंबर में आ जाता है किसी भी बोर्ड का, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो। मैं पहले बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं है कि ये सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास है, हरियाणा बोर्ड के लिए क्लास है। ठीक है, ये सभी बोर्ड के लिए क्लास है। आप चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि आपको दो मैट्रिक्स दी हुई है। एक मैट्रिक्स वो कहता है कि x+3 4 5 y-1 और वो कहता है कि इक्वल है 5 4 5 -1 के। फाइंड x एंड y, दो मैट्रिक्स इक्वल है, देख लो दोनों का ऑर्डर सेम है और हमें गिवन है कि दोनों इक्वल है। तो अब भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। x+3 मतलब 5 के इक्वल आएगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। y-1 जो है वो -1 के इक्वल आएगा तो मतलब y की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, तो इस हिसाब से आप x और y फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा डेफिनेशन हमारी क्लियर हो गई है। तो आप लोगों को अब मैंने जितनी भी डेफिनेशंस बताई है उनमें से किसी भी डेफिनेशन में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है गाइस? ओके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, वीडियो शूट कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोगों को पता चल रहा है। और यार वीडियो को लाइक जरूर करें, तो आपको पता है मेहनत कितनी लग रही है, आपको देख के मेरे को देख के आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा। ठीक है, और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को इस एक्सरसाइज 3.1 का जो है वो सॉल्यूशन करवाऊंगा। पूरी एक्सरसाइज जो है हम करेंगे कंप्लीट, 1 बाय 1 एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, और मेरा यही रूटीन रहेगा कि पहले मैं जो भी एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवाऊंगा उस एक्सरसाइज के अंदर जो भी कंसेप्ट यूज हो रहा होगा सबसे पहले उस कंसेप्ट को बारीकी से डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को जो है हम क्या करेंगे, अपना क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। तो आप में से अगर किसी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी स्टूडेंट्स को।